आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पल्सेस पर। ये हमने इसके पहले जो चैप्टर कवर किया था वो था पल्सेस, और पल्सेस में हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ ली थी, और हमने पल्सेस के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन और प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस कवर किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पल्सेस। इसी को हम जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी कह सकते हैं, इसको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पल्सेस में पाए जाते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, लेथायरोजेंस होता है, फेविज्म होता है, हीमोग्लोटिलिन्स होते हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है, सैपोनिन होते हैं, गोइट्रोजेंस होते हैं, टैनिन होते हैं। तो हम इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर के बारे में। ट्रिप्सिन इनहिबिटर आपने सुना होगा, इसको टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी हम कहते हैं। तो जनरली ये प्रेजेंट होता है रेड ग्राम, बंगाल ग्राम, काऊ पी, सोयाबीन, लेथाइरस सैटाइवस या फिर पी में। इन सब की बात मैं आगे आपको बता चुकी हूँ कि कॉमन लैंग्वेज में इन सबको क्या बोलते हैं। जैसे कि रेड ग्राम जो है वो अरहर होता है, बंगाल ग्राम चने की दाल है, काऊ पी सोयाबीन, लेथाइरस सैटाइवस किसको बोलते हैं, हम खेसारी दाल को बोलते हैं, और पी यानी मटर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दालों में ये देखा जाता है। जनरली जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है वो इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन इन द गट एंड द इंटरफेयर विद डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड रिड्यूस देयर यूटिलाइजेशन। तो ट्रिप्सिन जो है उसकी जो एक्टिविटी है इसीलिए इसका नाम ही ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। मतलब ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को ये क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा। हमारे गट में ट्रिप्सिन यानी जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे ट्रिप्सिन की जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको इंटरफेरेंस करता है, उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता है। तो बेसिकली ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन, जो डाइटरी प्रोटीन में जो भी ट्रिप्सिन होगा उसको क्या करेगा, गट में जाके उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को रोक देगा। यानी ट्रिप्सिन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे गट में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और इस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक कंपाउंड होगा जो कि क्या करेगा, ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। देखिए पैनक्रियाज इनलार्जमेंट एंड ग्रोथ रिटार्डेशन अकर्स इन एनिमल दैट कंज्यूम डाइट कंटेनिंग ट्रिप्सिन इनहिबिटर। अब देखिए आप आगे आपको पता लग गया है कि ये किस में होता है, पल्सेस में हम देखते हैं। तो जनरली अगर मान लीजिए नहीं पता है किसी को और वो ऐसी दालें, मतलब जनरली इन दालों में पाया जाता है, लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग कर लें इनकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम दालों की प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, जो भी टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेसिंग नहीं की है, हमने जस्ट फील्ड से आया है, उसका आउटर कवरिंग नहीं हटाई है या फिर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की है, अगर तब फिर हमने कंज्यूम कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए पैनक्रियाज इनलार्जमेंट यानी पैनक्रियाज का इनलार्ज हो जाना या फिर ग्रोथ रुक जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं एनिमल्स में। जनरली जो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अब एनिमल तो प्रोसेसिंग करके या कुक करके कंज्यूम नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ ही कंज्यूम करते हैं जैसा फील्ड में होता है। तो वहाँ पर ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी होता है। तो जो भी एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं पल्सेस को होल पल्सेस के फॉर्म में, तो उनमें पैनक्रियाज इनलार्जमेंट और ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। जनरली देखिए द रिलीज ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड पर्टिकुलरली मेथियोनिन इज हैम्पर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, है ना। अब देखिए जैसे द रिलीज ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो मेथियोनिन, ठीक है, तो मेथियोनिन जो होता है वो इसके प्रेजेंस में क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रुक जाती है। तो हमें क्या करना है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो भी होगा उसको हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग करके हटा देना है, फिर कंज्यूम करना है। लेकिन इन जनरल ये याद रखना है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो होता है वो पल्सेस में बेसिकली रेड ग्राम, बंगाल ग्राम, काऊ पी, सोयाबीन इन सब में पाया जाता है।
देखिए नेक्स्ट हम बात करें कि दे आर जनरली हीट लाइबल एंड मॉइस्ट हीट ट्रीटमेंट लाइक प्रेशर कुकिंग डिस्ट्रॉय देम। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या होते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या होंगे, हीट लाइबल होंगे, और मॉइस्ट हीट मेथड में जैसे अगर प्रेशर कुकिंग कर दें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आपने ऑटोक्लेव भी कर दिया है 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए तो भी इनकी एक्टिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो होते हैं वो ईजिली इनएक्टिवेटेड फ्रॉम दाल but more drastic heat treatment is necessary to inactivate trypsin inhibitor of soybean and kidney bean। ये कह रहे हैं कि जनरली क्या है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो होते हैं वो दालों में बेसिकली जो हम दाल के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, बीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, दाल की बात या ग्राम की बात कर रही हूँ। तो जो दाल में पाए जाएंगे ट्रिप्सिन इनहिबिटर वो क्या होंगे, ईजिली इनएक्टिवेट हो जाएंगे अगर आपने हीट ट्रीटमेंट दे दिया है। लेकिन वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो कि बीन्स में पाए जाते हैं जैसे कि सोयाबीन में या फिर राजमा में, ये क्या होते हैं, इनमें जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं इसको इनएक्टिवेट करने के लिए ड्रास्टिक हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको इसको ज़्यादा देर कुक करना पड़ेगा, है ना। इसको आप थोड़ी देर कुक करके और सोचे कंज्यूम कर लें तो फिर वहाँ पे ट्रिप्सिन इनहिबिटर के रहने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए दीज इनहिबिटर्स प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ स्टोरेज प्रोटीन ड्यूरिंग सीड मैचुरेशन। अगर ये इनहिबिटर्स, जाहिर सी बात है होल में तो पाए ही जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो स्टोर करने पे, जैसे अगर हमने लेग्यूम्स को या पल्सेस को स्टोर किया हुआ है और उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर है तो ये कई बार क्या करते हैं, स्टोरेज के दौरान प्रोटीन की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देते हैं, जैसे मतलब स्टोरेज में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम जिसकी बात करेंगे वो है लेथायरोजेंस की। लेथायरोजेंस में देखिए लेथायरिज्म एक पर्टिकुलर एक डिजीज़ होती है, बेसिकली ये एक नर्वस डिसीज़ होती है दैट क्रिपल्स मैन। नर्वस डिसीज़ का मतलब जिसमें नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ब्रेन में जैसे नर्व सेल होती हैं हमारी तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जनरली क्रिपल मैन का मतलब है कि जो इंसान है वो रेंग रेंग के चलने लगता है, मतलब एक तरीके से पैरालिसिस हो जाती है उसकी मसल्स में। देखिए जो डिजीज़ होती है उस known to result from an excessive consumption of the pulsus लेथायरस सटाइवस। तो ये आपको पहले ही बता दिया है कि लेथायरस सटाइवस का कॉमन नेम होता है खेसारी दाल। अगर खेसारी दाल को एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जा रहा है तो लेथायरिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लेथायरोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेस की बात ही नहीं, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा रखा है तो ये कंज्यूम ही नहीं करना है एक तरीके से। देखिए इट अफेक्ट यंग मैन बिटवीन द एज ऑफ द 15 to 45 ईयर्स। जनरली ये कौन से लोगों को इफ़ेक्ट करता है, जो लोग 15 से 45 साल के होते हैं। अब देखिए लेथायरस सटाइवस जो होता है वो ग्रो करता है ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द MP, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मैसूर एंड आंध्र प्रदेश। जहाँ पर पानी कम बरसता है वहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रो करता है। थ्रू आउट द कंट्री इसको हम किस नाम से जानते हैं, खेसारी दाल के नाम से जानते हैं। फिर देखिए द डीहस्क सीड रिजेंबल बंगाल ग्राम दाल और रेड ग्राम दाल, हैंस समटाइम्स खेसारी दाल इज़ यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट इन अदर दाल। देखिए ये कह रहे हैं कि डीहस्किंग के बाद, यानी जब हम आउटर कवरिंग हटा देते हैं और दाल के फॉर्म में इसको करते हैं, तो ये जो होता है वो चने की दाल और अरहर की दाल की तरह ही दिखता है। तो कई बार क्या करते हैं लोग अपने प्रॉफिट के लिए इसको अरहर की दाल और चने की दाल में एज अ अडल्ट्रेंट की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, यानी मिलावट कर देते हैं एक तरीके से खेसारी दाल का अरहर की दाल और चने की दाल में। जबकि ये क्या है, खेसारी दाल जो है वो बैंड है, इसको खाना गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, बट लोग अपने प्रॉफिट के लिए ये काम करते हैं। ऐसा कर क्यों पाते हैं, क्योंकि डिहस्किंग के बाद ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगने लगता है अरहर की दाल और बंगाल ग्राम यानी चने की दाल की तरह। फिर देखिए जो सिम्टम्स होते हैं लेथायरिज्म के वो होते हैं मस्कुलर रिजिडिटी, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ लेग मसल्स। तो जनरली क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, रिजिडिटी हो जाती है। मसल्स रिजिडिटी का मतलब मसल में स्टिफनेस, मतलब कड़ी हो जाएगी, एक तरीके से रिजिड हो जाएंगी। जैसे हमारी मसल्स स्मूथ हैं, फ्लेक्सिबल हैं, हम अपने हाथ और पैरों को मोड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ रिजिड हो जाएगी तो क्या होगा, हाथ और पैर हमारे मुड़ेंगे नहीं, है ना। वो बिल्कुल एक अकड़, जैसे अकड़ होती है उसमें
रिजिड हो जाएंगे एक तरीके से, वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है पैरों की मसल्स में जनरली। फिर देखिए हम स्टेजेस ऑफ लेथारिज्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज होती है लेथारिज्म की, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ टिपिकल मैनर ऑफ वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स एंड जर्की मूवमेंट्स एंड अ काइंड ऑफ सिजर्स और क्रॉस गेट। इसमें कह रहे हैं कि ये कैरेक्टराइज्ड होती है टिपिकल मैनर ऑफ वॉकिंग, जनरली जो जैसे नॉर्मल जो वॉकिंग है उस तरीके की वॉकिंग नहीं दिखेगी। जो इंसान जिसको कि लेथारिज्म की प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि वो छोटे छोटे स्टेप लेगा और जर्की मूवमेंट का मतलब थोड़ा सा जैसे उछल के चलना, उस तरीके से उसकी जो वॉक है वो रहेगी। और जो उसके पैर हैं वो जनरली वो सीधे पैर नहीं रख पाएगा, कुछ क्रॉस करके या सीजर की तरह वो क्रॉस जो लेग्स होते हैं उस तरीके से वो खड़े होते हैं। देखिए ये नॉन स्टिक डिजीज़ होती है, यहाँ पर देखा जाता है कि पैर की मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी क्या होता है कि जिनको प्रॉब्लम हुई है उनको किसी स्टिक की ज़रूरत यानी किसी छड़ी वड़ी की ज़रूरत नहीं, अभी वो चल पा रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट कैसी है, उनकी वॉक कैसी है, नॉर्मल नहीं है। उनकी वॉक क्या है, टिपिकल मैनर में है, शॉर्ट स्टेप ले रहे हैं, जर्की मूवमेंट देखे जा रहे हैं। जो पेशेंट होता है वो में रिमेन इन दिस कंडीशन from the rest of his life और he may pass on the next stage, है ना। अब या तो अगर उसने रोक दिया है खेसारी दाल का कंजप्शन या फिर लेथारिजेंस को, तो क्या होगा वो इस स्टेज में रुक जाएगा और लेकिन उसको पूरी लाइफ इस स्टेज में रहना पड़ेगा। और अगर उसने नहीं रोका है तो आगे जो स्टेप है वो प्रोग्रेस होके सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा। अब देखिए जो सेकंड स्टेज होती है, द मस्कुलर स्टिफनेस इज़ इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे मस्कुलर की जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है एंड दिस मेक्स इट नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल वॉकिंग बाई tilting the pelvis to such a degree that a stick is necessary to maintain balance। इसमें कह रहे हैं कि देखिए ये सेकंड स्टेज होती है, इसमें जो पेल्विस है वो टिल्ट हो जाती है यानी झुक जाती है और इस तरीके से झुकती है कि अगर वो इंसान छड़ी ना ले तो वो नहीं चल सकता है। तो जनरली इसीलिए हम इसको वन स्टिक स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में देखिए द मस्कुलर रिजिडिटी इज सो ग्रेट, मतलब मस्कुलर की जो रिजिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दैट द पेशेंट नीड टू स्टिक फॉर सपोर्ट एंड देयर इज मार्क टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस टू साइड वे टू मेंटेन बैलेंस। अब इन लोगों को बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, दो छड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे, टू स्टिक लेके चलना पड़ता है। तो जनरली एक तो रिजिडिटी बढ़ चुकी है, दूसरा क्या है कि जो पेल्विस है उसमें टिल्टिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से इनको सीधा खड़ा रहने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। इसको हम टू स्टिक स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं फाइनल स्टेज की। फाइनल स्टेज में क्या होता है कि बाय दिस टाइम द पेशेंट इज अनेबल टू वॉक अपराइट ऑन अकाउंट ऑफ कंसिडरेबल बेंडिंग ऑफ द नीज एंड एक्सट्रीमली स्टिफनेस ऑफ द लोअर लिम्स। कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो पेशेंट है वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अब उसको चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो नीज़ है, जो घुटने हैं उनको, क्योंकि घुटने उसके मुड़ ही नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा उसमें क्या हो गई है, रिजिडिटी आ गई है। तो अब वो क्या होगा, एक्सट्रीमली स्टिफनेस हो चुके हैं, लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा है। तो अब वो क्या होगा, जैसे क्रॉलिंग, जैसे बच्चे क्या करते हैं घुटने के बल चलते हैं, है ना। तो अब वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उस तरीके से रेंग के या क्रॉलिंग करके चलना शुरू करेगा। द पेशेंट इज़ इन द रिड्यूस टू क्रॉलिंग बाई टेकिंग हिज वेट ऑन हिज हैंड। अब देखिए चलने में इतनी प्रॉब्लम है कि उसके जो पैर हैं वो इतने ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, या पैरों में इतनी पैरालिसिस हो चुकी है, पैर की जो मसल्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं कि वो बॉडी का वेट भी बियर नहीं कर पा रही हैं। उसको बॉडी का वेट को बैलेंस करने के लिए अपने हाथों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो पेशेंट है वो क्या करता है, क्राउलिंग करने लगता है, या बच्चों की तरह, जैसे बच्चे चार पैर से चलते हैं उस तरीके से चलने लगता है। नेक्स्ट देखिए जो न्यूरोटॉक्सिन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लेथारिज्म के लिए, वो होता है बीटा एन ऑक्सिलिल अल्फा बीटा डाई अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड। ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। टॉक्सिन कैन बी रिमूव्ड बाय स्टीपिंग और पारबॉइलिंग। अब जो ये जो टॉक्सिन है इसको हम स्टीपिंग और पारबॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, अलाउड नहीं है खाना ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर देखिए सीवियरिटी ऑफ न्यूरोलेथारिज्म की आप देख सकते हैं, ये वन स्टिक स्टेज है, टू स्टिक स्टेज है, और फिर हम देख रहे हैं क्राउलिंग स्टेज है। देखिए वन स्टिक है, यहाँ पे टू स्टिक है, क्राउलिंग में देखिए ये जो है वो पूरा क्रॉल कर रहा है।
फिर देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टू प्रिवेंट लेथरिज्म द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी एडुकेटेड इन एंडेमिक एरियाज। जहाँ पर जैसे लेथरिज्म की प्रॉब्लम है, एंडेमिक एरिया जनरली होते हैं वो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कुछ प्रिवेंशन लेने पड़ते हैं, जैसे कि द कॉज ऑफ डिजीज़ हम बता सकते हैं लोगों को कि ऐसी बीमारी किस वजह से हो रही है, तो मे बी वो उस चीज़ को नहीं खाएं। रिकॉग्निशन ऑफ अर्ली सिम्टम्स लाइक मसल स्पैम एंड द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द पल्सेस फ्रॉम द डाइट, है ना। अर्ली सिम्टम्स को पहचान लें ताकि समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो आगे जो कंडीशन है वो प्रोग्रेस हो जाएगी। द नीड फॉर ग्रोइंग अल्टरनेट क्रॉप्स इन द प्लेस ऑफ लेथाइरिस सटाइवस, है ना, इसकी जगह पर कोई और क्रॉप, कोई अल्टरनेट क्रॉप जो है वो देखना चाहिए कि ग्रो हो वहाँ पे। फिर देखिए स्टीपिक एंड पार बॉइलिंग प्रोसेस मैंने बताई है आपको कि इससे क्या कर सकते हैं, हम लेथाइरिस सटाइवम को रिड्यूस कर सकते हैं, बट फिर भी हम नहीं करते, ह्यूमन बींग के लिए अलाउ नहीं है। स्टीपिंग में आप क्या होता है जनरली, सीड्स आर सोक्ड इन हॉट वाटर फॉर 2 आवर्स के लिए हम गर्म पानी में भिगोते हैं, उसके बाद हम वाटर को फेंक देते हैं, जो सीड होता है उसको वॉश करते हैं कोल्ड फ्रेश वाटर से और उसको सूरज की रोशनी में सुखाते हैं। 80 to 90% जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इस मेथड से। पार बॉइलिंग आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सीड है वो सोक किए जाएंगे कोल्ड वाटर में 12 घंटे के लिए, और सीड को फिर उसके बाद हम स्टीम करते हैं, यानी भाप देते हैं 20 से 30 मिनट तक, लगभग आधे घंटे तक, और अगेन सीड को सोक कर देते हैं फॉर 1 आवर और फिर उसको सुखा लेते हैं। 80 to 90% जो टॉक्सिन्स है वो यहाँ से भी रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो हमने बात की है टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पल्सेस की, जिसमें हमने बात की है ट्रिप्सिन इनहिबिटर की और लेथाइरोजेंस की, जिसमें हमने स्टेप्स ऑफ लेथाइरिज्म की भी बात की है। तो अभी हम इस वीडियो में यही 2 कवर करेंगे, आगे के नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बात हम करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।